हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। आज मैं जो मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ उसका नाम है एस्केप फ्रॉम मोगादिशु। ये एक रियल और ट्रुथ बेस्ड मूवी है जो कि साउथ कोरियन एम्बेसी और नॉर्थ कोरियन एम्बेसी जो कि सोमालिया में 1990 में सिविल वार हुआ था उसके ऊपर ये मूवी बेस है। समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा किया, तो कई सारे जितनी भी एम्बेसी होती हैं वो छोड़ छोड़ के काबुल जो मेन सेंटर है अफगानिस्तान का, मतलब कैपिटल, वहाँ से भगी। तो बेसिकली ऐसे ही कुछ समय पहले सोमालिया में भी यही हाल था। तो ये कहानी उस पर बेस्ड है। शुरू करने से पहले मैं आपको सोमालिया की जो रियल इंसिडेंट है उसकी कुछ फ़ोटोज़ आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। ये थे जो सिविल वॉर में पार्ट ले रहे थे। इसके कारण काफ़ी वहाँ पे भुखमरी छा गई थी और आज तक सोमालिया डेवलप नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप है। सॉरी, डिक्टेटरशिप नहीं, मोनार्की। मोनार्की एक तरीके का टर्म होता है जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं होती, ना किसी एक आदमी का रूल होता है, उसी को हम मोनार्की कहते हैं। सिविल वॉर के कारण वहाँ पे करीब 2.5 लाख लोग बहुत बुरी तरीके से मारे गए और जितने भी वहाँ पे बेसिकली लोग थे वो ब्लैक्स थे। वो चाहते थे फ्रीडम। जितनी भी एम्बेसी ने कब्जा कर रखा था, जो भी यूएन के थ्रू सैंक्शन लगे हुए थे, उन सबसे वो फ्री होना चाहते थे। तो बेसिकली ये मूवी उसके ऊपर है। इस मूवी में जिन लोगों ने पार्ट लिया है, मैं उनकी कुछ क्लिप्स हैं आपके सामने। उनका नाम बड़ा साउथ कोरियन नेम्स हैं तो कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं उनके नेम आपकी स्क्रीन पे दे देता हूँ ताकि मुझे बताने में और आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। ये मूवी जो है इसने बॉक्स ऑफिस पे, मतलब अमेज़न प्राइम पे भी है। इसकी जो लागत थी वो 148 करोड़, यानी कि 2400 करोड़ वॉन, जो साउथ कोरियन की करेंसी है, इतने में ये बन के तैयार हुई। इस मूवी को 21 अवार्ड मिले हैं और ये साउथ कोरिया की आज तक की सबसे बड़ी हिट मूवी में से एक है। में एक एक्टर हैं जिनका नाम है किम यून स्यूक। ये मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं। मैं आप सबसे रिकमेंडेड करता हूँ, मेरा एक्सप्लेनेशन के सुनने के बाद आप ये मूवी एक बार ज़रूर देखें। बहुत ही अच्छी मूवी और एक रुला देने वाली वॉर की मूवी है जिसमें आपको पीड़ा, दुख है और अपनों के प्रति प्यार भी है। आप सबको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। कोई गलती हो या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका रिस्पॉन्स भी देता हूँ। बाय बाय। फिर चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। ये कहानी हमें बताती है कि 1980 का समय था जहाँ पे यूएन के मेंबर्स होते हैं। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया मेंबर अभी बने नहीं होते, वो मेंबर यूएन के बनना चाहते हैं, तो वो अपने कुछ डिप्लोमेट्स अफ्रीकन कंट्री में भेजते हैं क्योंकि उस समय अफ्रीकन के जितनी भी मेजरली डोमिनेंस करता था वो अफ्रीका करता था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रीज़ थे उसके लिए, और ज़िंदा रहने की चाह भी है। ये मूवी हमें बताती है कि एक वार से पूरी कंट्री ही नहीं बल्कि वहाँ के रहने वाले लोग भी सफ़र करते हैं, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन में भी हाल है। साउथ कोरिया का जो काउंसलर होता है वो सोमालिया में आता है। कोई काउंसलर आता है सोमालिया में तो एम्बेसडर और उसके जो एडवाइज़र होता है उसका ये काम होता है कि वो उसे लेने हैं, तो वो दोनों उसे लेने नहीं आते। इतने में ही एक ड्राइवर होता है, वो बार बार उसको फोर्स कर रहा होता है, सर आप प्लीज़ मेरी गाड़ी में चलिए। टैक्सी ड्राइवर जो बेसिकली होता है वो थक हार के आखिर में उसके साथ चल देता है। दिखाया जाता है काउंसलर अपने साथ कुछ गिफ्ट लाया होता है जो कि उसे प्रेजेंट करने होते हैं सोमालिया के किंग के पास, ताकि सोमालिया का किंग साउथ कोरिया के फेवर में आ जाए, ना कि नॉर्थ कोरिया के फेवर। सबको पता है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में नहीं बनती, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं बनती। दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए हम यूएसए और रशिया को करते हैं, लेकिन आज हमारा भारत इतना सक्षम है कि हमें इन दोनों के आगे झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अर्ली स्टेज में काफ़ी पहले ऐसा करना पड़ता था। कहा जाता है कि जो साउथ कोरिया का एम्बेसडर होता है वो सारे गिफ्ट से लेके काउंसलर से अपने रास्ते को जा रहा होता है जहाँ पे उसे किंग से मिलना होता है। इतने में ही कुछ लोग आके उसे लूट लेते हैं और उन पर गोलीबारी करते हैं, लेकिन वो किसी को जान से नहीं मारते। उनका एक ड्राइवर होता है स्वामी नाम का, वो उसको इंजर कर देते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरीके से किंग के पास जाना होता है क्योंकि बड़ी मुश्किल से 3 महीने बाद उनको मीटिंग अरेंजमेंट होती है, और वो जब वो मीटिंग में जाते हैं तो वो ऑलरेडी 15 मिनट लेट होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है नॉर्थ कोरिया का एम्बेसडर और उसका काउंसलर जो कि किंग से बात करने के लिए जा रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि जितने भी एम्बेसडर थे, चाहे वो साउथ कोरिया का हो चाहे वो नॉर्थ कोरिया का हो,
वो किसी इंसुलिन की दवाई लेते हैं। ये इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ क्योंकि इसका कहीं न कहीं आगे जाके थोड़ा मेजर रोल तो है। आगे दिखाया जाता है वो कैसे ना करके पहुँच जाते हैं, लेकिन जो साउथ कोरिया का एम्बेसडर होता है, वो नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर को देख के एकदम भौचक्का हो जाता है और वो गुस्सा हो जाता है। उसको समझ में आता है कि यार सोमालिया तो बड़ा गरीब देश है, अगर उनको कुछ चुराना होता तो वो मेरी गाड़ी चुराते, ना कि मेरा बैग जिसमें कुछ सीक्रेट वगैरह थी। तो वो समझ जाता है कि ये सब करा धरा है नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर का है। दिखाया जाता है जो सोमालिया के चोर होते हैं, वो अपने घर में जाते हैं और उन्हीं के पीछे पीछे नॉर्थ कोरिया का काउंसलर जाता है और उन्हें कुछ पैसे देता है। बदले में वो उससे साउथ कोरिया के आदमी का बॉक्स ले लेता है। इतने में नॉर्थ कोरिया का जो एम्बेसडर होता है वो उस बैग को खोल के देखता है और उसमें सेम वही निकलती हैं सिगरेट्स वगैरह, जो कि सोमालिया में बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। इतने में दिखाया जाता है कि जो साउथ कोरिया का एम्बेसडर होता है वो काफ़ी दुखी होता है और अपने कमरे में बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है और नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर को गाली दे रहा होता है। फिर उसके पास काउंसलर आके बैठता है और काउंसलर उसे कुछ फ़ोटोज़ देता है जो कि उसने यूएस के किसी जर्नलिस्ट के थ्रू ली होती है। उन फ़ोटो में दिखाया जाता है कि सोमालिया के जितने भी नागरिक होते हैं उन सबको गन बाँटी जाती है। तो साउथ कोरिया के एम्बेसडर के दिमाग में एक प्लान आता है, वो सारा इल्ज़ाम जितना भी होता है वो नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर पे लगा देता है कि ये आपके देश में सिविल वॉर करवाना चाहता है। बताने के लिए साउथ कोरिया का जो एम्बेसडर होता है वो किंग से मिलता है और उसे सारी बात बताता है, लेकिन किंग को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो कहता है मेरे 2 बच्चे हैं, उनको तुम $50,000 दे दो ताकि वो स्कॉलरशिप से अमेरिका में जाके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकें। साला देश में वार चलने को हो रहा है, इस साले को अपने बच्चों को $50,000 दे के पढ़ाना है। तब किंग कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जैसे ही साउथ कोरिया का एम्बेसडर देखता है कि वही किंग नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर से मिल रहा है, तो वो उस पर इल्ज़ाम लगाना चालू कर देता है। तुम ये क्यों कर रहे हो? तुम सिविल वॉर के लिए ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों लोगों को बंदूकें दे रहे हो? कहा जाता है कि बाहर आंदोलन चालू हो चुका है, मतलब सिविल वॉर चालू हो चुका है। लोग वहशी दरिंदे की तरह एक दूसरे को मार रहे हैं, औरतों का रेप कर रहे हैं और जितनी भी एम्बेसी होती है उन सबको वो लूटना धीरे धीरे वन बाय वन चालू करते हैं। जहाँ पे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर मेन जो किंग का पार्लियामेंट होता है वहाँ पे अटक जाते हैं। साउथ कोरिया एम्बेसी दिखाई जाती है जहाँ पे साउथ कोरिया एम्बेसडर की वाइफ आपस में बात कर रही होती है। वो बहुत ही अच्छे नेचर की होती हैं, क्योंकि जब उस ड्राइवर को चोट लगी थी जो साउथ कोरिया के एम्बेसडर के साथ था, वो उसका ट्रीटमेंट करती है और अपने ही हाथों से उसको दवाई भी लगाती है ताकि वो जल्दी ठीक हो सके और उसे थैंक यू कहती है कि भगवान के तुम बच गए। उस ड्राइवर को अपने घर जाने को कह देती है। जैसे ही उसे पता लगता है कि सिविल वॉर चालू हो चुका है तो वो अपने पति के लिए काफ़ी परी हो जाती है और जितने भी आजू बाजू के लोग होते हैं जो कि एम्बेसी में होते हैं वो सब प्रे करना चालू कर देते हैं अपने अपने गॉड। कोरियन की वाइफ होती है, वो कहती है कि चलो सब प्रे करते हैं। तो उसकी जो एडवाइज़र होती है, मतलब मेड टाइप की होती है, वो कहती है कि आप तो बुद्ध धर्म से है, मैं क्रिश्चियन धर्म से हूँ। तो कोरियन की जो वाइफ होती है वो कहती है कि धर्म से कुछ नहीं होता, प्रेयर तो सब एक ही भगवान है। कितनी बड़ी बात कही है। फिर हमें वो ड्राइवर दिखाया जाता है जो कि जख्मी हालत में वापस से साउथ कोरिया एम्बेसी में आ जाता है। उसको देख के काफ़ी सारे लोग शॉक हो जाते हैं जो कि साउथ कोरिया एम्बेसी में होते हैं और वो उसको अपने कमरे में लेके आते हैं। जैसे ही वो देखते हैं इसकी शर्ट पे वही विद्रोही का कपड़ा लगा होता है, तो वो सोचते हैं कि कहीं ये विद्रोही तो नहीं, हम इसे बाहर फेंक देते हैं। लेकिन जो अम्बेसडर की वाइफ होती है वो बड़ी नर्म दिल की होती है, वो कहती है पहले हम इसका ट्रीटमेंट कर लें। इतने ही वहाँ पे सोमालिया की पुलिस और आर्मी आ जाती है और वो साउथ कोरिया एम्बेसी में घुसने की तैयारी कर रही है। एम्बेसडर का एडवाइज़र होता है वो नीचे जाके उनको रोकने की कोशिश करता है। इतने में ही एम्बेसडर और एम्बेसडर का काउंसलर वो वहाँ पे आ जाते हैं। एम्बेसडर के आने के बाद वो अपना आईडी कार्ड दिखाता है और बताता है कि मैं साउथ कोरिया का एम्बेसडर हूँ, ये मेरी टेरिटरी है। एक पुलिस होता है, पुलिस वाला, वो उसका नाम होता है काली। वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन एम्बेसडर होने के कारण वो उन पे हाथ नहीं उठा पाता। मुश्किल से एम्बेसडर उस पुलिस वालों को समझा बुझा के वापस उसको अपनी काम पे भेज देते हैं और वो जैसे ही अंदर आते हैं तो उसकी बीवी उन्हें बताती है कि ऐसे ऐसी बात है। जैसे ही वो उस ड्राइवर को चेक करने के लिए आते हैं, जो कि एक प्रोटेस्टर होता है, वो उनके कमरे से भाग जाता है और वो रास्ते पे जा रहा होता है। इतने में ही वो पुलिस वाले जैसे ही उस ड्राइवर को देखते हैं वो उसे मार के उसकी हत्या कर देते हैं। ये एक औरत विंडो से खड़ी हुई देख रही थी। ये पॉइंट को ध्यान रखिया जाता है सुबह का वक्त, जहाँ पे कुछ लोग पर्चे बांट रहे होते हैं अपने किंग के खिलाफ बगावत करने के लिए और सब लोगों को एक साथ जुट के उनकी मदद करने के लिए। वो कहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का जितने भी फॉरेनर्स हैं उन सबको हमें इस देश से भगाना है और सत्ता अपने हाथ में लेनी। और देशों के लिए काम करते हैं, मतलब खुद के ही लोग और देशों के लिए काम करते हैं, वो सब उन लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे होते हैं पूरी तरीके से।
फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो एक तीव्र गति में आ जाता है। जगह जगह दुकानें लुट रही होती है राशन पानी खाने के लिए, क्योंकि सोमालिया में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी थी और खाने पीने की भी। तो सब एक दूसरे को मार मार के उनका सामान छीन रहे थे। बूढ़े बड़े बच्चे, उनमें कोई भेदभाव नहीं कर रहा था। जो हत्थे लगे, जो हत्थे चढ़ रहा था, उसी से वो लूटपाट की साजिश कर रहे थे। बेकाबू हो गई थी कि पुलिस वाले और आर्मी वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं उस टाइम पे। बता देता हूँ कि सोमालिया में जितने भी लोग होते हैं वो बेसिकली मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। मुस्लिम वर्ड से मेरा किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का मतलब नहीं है भाई, तो कृपा करके मुझे इस चीज़ों से बख्शो। ये है कि बेसिकली सोमालिया में मुस्लिम कम्युनिटी को वो अपने तरफ ऑनर बनाना चाहते हैं, जैसे कि दारू ड्रग्स वगैरह लेना, ये सब मुस्लिम धर्म में अवॉइड है। वो कोई भी धर्म हो, ये चीज़ें तो वैसे भी अच्छी नहीं है। तो मुस्लिम लोग इस मारे भड़के हुए होते हैं। और जो होता है साउथ कोरिया का, वो काफ़ी स्मार्ट बंदा होता है। वो रास्ते से जा रहा होता है और वो ट्राई करता है कि वो कुछ डॉलर्स या पैसे मंगा सके, लेकिन सोमालियन डॉलर की करेंसी जीरो हो जाती है। तो वो डॉलर में करेंसी को चेंज करने की कोशिश करता है। वो जो मेन हेड ऑफिस होता है वहाँ पे भी जाता है, लेकिन वहाँ पे भी इसको कोई मदद नहीं मिलती। लेकिन उसके पास पहले से ही कुछ डॉलर की राशि होती है, वो उसको अपने पास रख लेता है। धीरे धीरे दिखाया जाता है कि बहुत सारी एम्बेसी जहाँ पे होती है वहाँ पे तोड़ फोड़ चालू होती है। प्रदर्शनकारी उनमें आग लगा रहे होते हैं, बिल्डिंगों में लोगों को तो मार ही रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कुछ मिलिट्रीज वाले आ जाते हैं, जो कि एम्बेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे बंदूकें और गोला बारूद चला देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये कौन है क्या है, वो तो बस अंधाधुंध मारे चले जाते हैं। वो किसी को भी कुछ नहीं समझते। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ओपन फायर करना चालू कर देते हैं। दिखाया जाता है कि कुछ प्रदर्शनकारी और फौजी जो होते हैं, सैनिक, वो आपस में लड़के मर रहे होते हैं। प्रदर्शनकारियों की ताकत इतनी ज़्यादा होती है कि आर्मी वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे होता। काउंसलर ये देख के काफ़ी शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही जो मेन हेड ऑफिस होता है वापस से उसकी तरफ भागता है। वहाँ पे उसे वही पुलिस वाला मिलता है जिसका नाम काली होता है। वो उनको मेन हेड जो होते हैं उनसे मिलने नहीं दे रहा होता। तो सब काउंसलर जो होता है वो अपना दिमाग चलाता है और वो कहता है कि तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। अपनी कार को हॉर्न बजाता है ताकि सारे लोगों का ध्यान उस पर आ जाए। मेन ऑफिसर का उस पर देखते हैं उस काउंसलर को, इतने में ही खाली उनको छोड़ देता है। तो काउंसलर उससे कहता है कि तुम्हारा पैसा अब काम नहीं करने वाला है यहाँ पे, मेरे पास डॉलर है, चुपचाप ये डॉलर पकड़ो और हमारी फैमिली को प्रोटेक्शन दो। लेकिन उस बेचारे को क्या पता था, जिसकी वो प्रोटेक्शन करने जा रहा उसकी खुद की प्रोटेक्शन खतरे में आ जाएगी। मैं 30 नवंबर 1990 का दिखाया जाता है, मतलब उसका अगला दिन, कि कुछ लोग जो प्रदर्शनकारी होते हैं वो काली को पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो पुलिस वालों को तो वैसे ही मार रहे होते हैं। और काली को एक प्रदर्शनकारी को मारते हुए, जो कि ड्राइवर होता है, उसको उस औरत ने देख लिया होता है। तो वो उसको पुलिस वालों को पकड़ते हैं, उसके कपड़े उतारते हैं, बस चट्टी शरीर पे छोड़ देते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको मतलब ही नहीं पता होता कि ये क्या होता है ये मारना, वो उनके अंदर बंदूक धड़ाक पकड़ा के उसको मार देते हैं। काली को मरते हुए देख मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ, क्योंकि काली एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर था। जैसा आपको मूवी में देखोगे तो आपको पता चलेगा। एम्बेसडर जो होते हैं वहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहे होते हैं सोमालिया से, अपनी बीवी बच्चों और काउंसलर वगैरह को, जितनी भी उनके एम्बेसी में लोग होते हैं उनको बचाने के लिए वो वापस साउथ कोरिया भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो साउथ कोरिया भाग नहीं पाते, क्योंकि सारी फ्लाइट जो सोमालिया में लैंड होने वाली थी, वो उनमें से एक भी फ़्लाइट साउथ कोरिया नहीं जा रही होती, क्योंकि उनके पास कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं होता। क्योंकि सोमालिया में सिविल वॉर के दौरान सारे के जितने भी होते हैं नेट कम्युनिटी सेंटर सब कुछ बंद कर दिया जाता है। दिखाया जाता है कि जो नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी होती है वो भी वहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही होती है, लेकिन वो इसमें भी सफल नहीं हो पाते। नॉर्थ कोरिया एम्बेसी का दर्शन करवाए जाते हैं, जहाँ पे सारे लोग काफ़ी पैनिक हो रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ खाना लेकिन पैसे नहीं होते, क्योंकि वो सारे के सारे पैसे उन दो रॉबर्स को दे दिए होते हैं। इतने में ही जो काउंसलर होता है वो नीचे आके देखता है कि वही दो लड़के जो कि उनके रॉबर्स होते हैं वो वापस आए हुए होते हैं। ये देख के काउंसलर बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसने पासपोर्ट का इंतज़ाम करवाया होता है अपने निकलने का, अपने जितने भी नॉर्थ एम्बेसी होती है उनको निकालने का प्लान बनाया होता है। लेकिन वो दो लोग उनको दगा दे देते हैं और सारे जितने भी प्रदर्शनकारी होते हैं वो नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी में आ जाते हैं। नॉर्थ कोरिया एम्बेसी में आने के बाद वो वहाँ से जितने भी खाने पीने का सामान, यहाँ तक कि इंसुलिन भी होता है, जो कि नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर को चाहिए वो होते हैं, उनको भी ले जाते हैं और मारना चालू करते हैं। और एक औरत का वो रेप करने जा रहे होते हैं। इतने में ही काउंसलर खड़ा होता है और वो उस आदमी को मारता है बुरी तरीके से। लेकिन जैसे कि उनकी ताकत ज़्यादा थी तो वो उसको ओवर पावर कर देते हैं और उसको बेल्ट से और बंदूकों से मारते हैं।
इतने में ही वो लड़का बहुत घायल हो जाता है और ज़मीन पे पड़ जाता है। इतने में ही वापस से वो 2 रॉबर आते हैं और वो कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था किसी को हर्ट मत करना, बस तुमसे यहाँ से सामान लो और चलते बनो सब के सब। वो ऐसा ही करते हैं, वो वहाँ से जितना भी सामान होता है, पैसा, खाने-पीने का सामान, वो वहाँ से लेते हैं और चले जाते हैं। आखिर में नॉर्थ कोरिया वालों के पास कुछ नहीं बचता। रॉबर अम्बेसडर को चेतावनी देते हैं, अगर अगले 15 मिनट में तुम यहाँ से नहीं भागे मेरे देश को छोड़ के, हम वापिस आएंगे और तुम सबको गोलियों से भून देंगे। सुन के नॉर्थ कोरिया का अम्बेसडर और जितने भी उसके दोस्त होते हैं, बच्चे होते हैं, बीवी होते हैं, वो सब डर जाते हैं और उनसे कहते हैं, हम एक काम करते हैं, हम चाइनीज़ एम्बेसी में चलते हैं। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकल के, जो एम्बेसी होती है वहाँ से बाहर निकल के चाइनीज़ एम्बेसडर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि चाइनीज़ एम्बेसी में भी उन प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया है और वहाँ के सारे लोगों को मार दिया है। ये देख के वो काफ़ी दुखी हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हम साउथ कोरियन एम्बेसी में चलते हैं। साउथ कोरियन एम्बेसी का नाम सुनते ही काउंसलर भड़क जाता है और वो कहता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो देशद्रोही के समान है। आप जानते हैं कि साउथ कोरियन और नॉर्थ कोरियन एक दूसरे से नफरत करते हैं, हम उनके पास नहीं जाएंगे। तो नॉर्थ कोरियन का जो एम्बेसडर होता है वो कहता है, इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पास हथियार तो नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद हम शायद उनको ओवर पावर कर दें और वो जगह लेके उनको वहाँ से भगा दें। मदद मांगने की मंशा से साउथ कोरिया की एम्बेसी के बाहर जाके खड़े होते हैं, लेकिन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया आपस में तो एक दूसरे को हेट करते हैं। इसी कारण से साउथ कोरिया वाले नॉर्थ कोरियन वालों को एंटर नहीं दे रहे होते हैं और इतने में ही वहाँ से प्रदर्शनकारी दमादम गोलियाँ चला रहे होते हैं। लेकिन भगवान का शुक्र है किसी को गोली नहीं लगती और साउथ कोरिया के एम्बेसी वाले का दिल पिघल जाता है और वो नॉर्थ कोरियन वालों को अपनी एम्बेसी के अंदर ले लेते हैं। यह देख के जो पुलिस वाले होते हैं वो भड़क जाते हैं और वो कहते हैं, हम आपसे पैसे ले रहे थे हर एक आदमी की सुरक्षा के। तो उसी हिसाब से अब जैसे ही आदमी बढ़ गए हैं तो हमें और पैसे चाहिए। तो वो कहता है, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। वो डॉलर्स में देने की बातें करता है, लेकिन उनके पास, साउथ कोरियन वालों के पास डॉलर्स तक नहीं होते, क्योंकि वो सारे पैसे जितने भी होते हैं वो पहले ही खर्च कर दिए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो साउथ कोरिया का इन्वेस्टर होता है वो काफ़ी अच्छे नेचर का होता है। वो उन सभी लोगों को बैठा के उनको खाना खिलाता है, लेकिन जैसे ही नॉर्थ कोरिया वाले देखते हैं वो उनको खाना खिला रहे हैं, वो खाना नहीं खा रहे होते हैं। उनको लगता है कि इन लोगों ने खाने में जहर मिलाया होता है। इतने में एम्बेसडर उठता है और जो नॉर्थ कोरिया का एम्बेसडर होता है उससे उसको खाना लेता है और खुद खाने लगता है और उसे बताता है, भाई मैंने कोई भी जहर नहीं मिलाया, तुम्हारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें इतनी अकल है कि ये छोटे छोटे बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं देखा, हम अपने देशों की दीवार जो है हेट की बच्चों पे तो नहीं थोप सकते ना। ये बात सुन के नॉर्थ कोरिया के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब खाना खाना चालू करते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से भूखे होते हैं और काफ़ी डरे हुए भी होते हैं। हर किसी में एक ना एक अल्पाद होते हैं। वैसे ही जो साउथ कोरिया का काउंसलर होता है वो बड़ा चंट होता है। वो नॉर्थ कोरिया के लोगों की, साउथ कोरिया के लोगों के साथ लेके फ़ोटो खींच रहा होता है और वो अपने एम्बेसी को दिखाना चाहता है कि देखिए कि नॉर्थ कोरिया वाले हमारे साथ हैं, ताकि हम इनको साउथ कोरिया ले जाके इनसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नॉर्थ कोरिया के खिलाफ निकाल सकें, नॉर्थ कोरिया यूएन का पार्ट ना बन सके। दोनों एम्बेसडर आपस में बात कर रहे होते हैं और वो साउथ कोरियन वाला कहता है कि यार तुम्हारी एम्बेसी को लूट लिया, आखिर वो एम्बेसी में लूटा क्यों? और इतने में पता चलती है कि उसके पास इंसुलिन नहीं है। नॉर्थ कोरिया कहता है, जो साउथ कोरिया का काउंसलर होता है वो अपने देश में एक टाइपराइटर के थ्रू इंफॉर्मेशन बेचने की कोशिश करता है, लेकिन ये नॉर्थ कोरिया का काउंसलर देख लेता है और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों के बीच में वापस से लड़ाई छिड़ जाती है। लेकिन जैसे ही दोनों लड़ रहे होते हैं, इतने में ही आवाज़ उनके बाहर की तरफ जाती है, तो दोनों एम्बेसडर, चाहे साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का एम्बेसडर, आपस में आते हैं और उन दोनों की फ़ाइट रुकवाते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं। उसके बाद जैसे ही वो दोनों सब मामला शांत होता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के एम्बेसडर आपस में बात करते हैं और वो बोलते हैं, मेरे आदमी के द्वारा जो गलती हुई उसे मुझे माफ़ कर दीजिए। तो नॉर्थ कोरिया वाला कहता है, अगर हमारे साथ भी ऐसा हुआ हो, तुम्हारे साथ भी ऐसा होता, तो हम भी शायद तुम्हारे साथ भी यही करते। तुम माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब मुझे तुम पे पूरी तरीके से विश्वास हो गया है कि तुम हमारा साथ दोगे। इतने में हमें दिखाया जाता है कि जितने भी पुलिस ऑफिसर होते हैं जो साउथ कोरियन एम्बेसी की रखवाली कर रहे होते हैं, वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दोनों के लोग एक टीयर देख के बहुत चक्के रह जाते हैं और वो वहाँ से निकलने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि कभी भी प्रदर्शनकारी वहाँ से अटैक करते हैं। इतने में ही जो साउथ कोरिया के एम्बेसी वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमें इटली में शरण मिल सकती है, क्योंकि साउथ कोरिया वालों ने कभी ना कभी भविष्य मतलब पास्ट में इटली के साथ अच्छे संबंध थे। तो नॉर्थ कोरिया वाले कहते हैं कि इटली में तो हमारी कोई एम्बेसी नहीं है, लेकिन एक काम करते हैं, मतलब इटली में हमारी कोई जान पहचान नहीं है, हम इजिप्शियन एम्बेसी में चलते हैं, वहाँ से शायद हमें हेल्प मिलती है। इतने में ही जो दूसरा काउंसलर होता है नॉर्थ कोरिया का, वो कहता है, या फिर एक आइडिया मेरे पास है, यहाँ से हम 500 किलोमीटर दूर जा सकते हैं, वहाँ से हम बोट पकड़ के चिली जा सकते हैं। तो साउथ कोरिया का आदमी बोलता है
कि तुम पागल हो गए, यहाँ से 2 कदम जाना तो मुश्किल है, तुम 500 किलोमीटर जाने की बात कर रहे हो। और ये सब सुन के दोनों में वापस से हाथापाई शुरू हो जाती है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के एम्बेसडर समझदारी दिखा के उन दोनों को रुकवाते हैं। और जो पहला प्लान होता है कि तुम इटली वाले उसमें जाओ और तुम इजिप्शियन वाले में जाओ, जहाँ बात बनेगी वो सबसे पहले निकल जाएगा। रात को निकलने की प्लानिंग करते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम होते हैं उनका नमाज़ पढ़ने का टाइम होता है, तो वो सही टाइम होता है, पूरा रोड खाली होता है। लेकिन वो देखते हैं उनकी गाड़ियों की हालत ख़राब है, तो वो अपनी गाड़ियों पे जो भी उनको मिलता है रास्ते में वो लपेट देते हैं और वहाँ से निकलते हैं। मतलब उनके साथ उनकी फैमिली नहीं जाती, बल्कि वो 2 एम्बेसडर और जो काउंसलर होते हैं वो इटली और इजिप्शियन की असेंबली की तरफ जाते हैं, ताकि वहाँ से मदद मिल सके। रास्ते में जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि लोगों की लाशें बिछी होती हैं ज़मीनों पे। एक छोटी-सी बच्ची भी एक आदमी के हाथ में होती है, जो भूख प्यास से मर गई होती है, गोलियाँ लगी होती हैं कई जगह। वो किसी भी तरीके से करके इटली एम्बेसी में पहुँच जाते हैं और इटली एम्बेसी में बताते हैं कि मैं साउथ कोरिया का एम्बेसडर हूँ, तो मुझे मदद देने की कोशिश करें। साउथ कोरिया का जो इटली का एम्बेसडर होता है, वो ये सुन के काफ़ी खुश होता है और वो उनकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है। तो वो मतलब इटली का जो एम्बेसडर होता है वो पूछता है तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? तो वो कहता है 20 लोग हैं और मेरे साथ कुछ नॉर्थ कोरिया के भी एम्बेसडर हैं, जो नॉर्थ कोरिया वाले भी हैं। तो साउथ जो इटली का एम्बेसडर होता है वो कहता है मैं साउथ कोरियन एम्बेसी वालों की ही मदद करूँगा, नॉर्थ कोरिया एम्बेसी वालों की मैं कोई मदद नहीं करूँगा। ये सुन के जो काउंसलर होता है वो कहता है, वो तो राज़ी हो जाता है, लेकिन एम्बेसडर राज़ी नहीं होता। एम्बेसडर सोचता है कि क्या करूँ? तो एम्बेसडर कहता है कि वो लोग हैं वो साउथ कोरिया में आने को तैयार हो गए हैं, तो अब वो हमारे ही लोग हैं। ये सुन के इटली का एम्बेसडर काफ़ी खुश हो जाता है और वो सभी लोगों को वापस जाने मतलब यहाँ पे आने के लिए 4 बजे का समय देता है और वो बोलता है कि शार्प 4 बजे तुम सब यहाँ आ जाना, हमारा जो प्लेन है वो तुम्हें लेके सीधे चिली में ले जाएगा, जहाँ से तुम अपनी एम्बेसी में वापस जा सकते हो। इजिप्शियन एम्बेसी का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया का एम्बेसडर बात कर रहे होते हैं, लेकिन इजिप्शियन एम्बेसी वाले उनकी कोई भी हेल्प करने से मना कर देते हैं। करते वक्त साउथ कोरिया एम्बेसी वालों पे काफ़ी सारी बुलेट्स फायर करते हैं, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी होते हैं वो सोचते हैं कि ये भी बाहर के लोग हैं, इनको भी मारो। जब वो वापस आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं काफ़ी लोग जब अटैक करते हैं तो उनकी गाड़ियाँ भी ख़राब हो जाती हैं। तो जैसे ही वो आते हैं सब लोग उनका स्वागत करते हैं और साउथ कोरिया वाले नॉर्थ कोरिया वालों को बताते हैं कि पूरी बात कि इटली एम्बेसी में क्या हुआ उनके साथ। नॉर्थ एम्बेसी वाले कहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो वापस से अपनी कार के ऊपर कागज़, टेबल, कुर्सी, जो भी जिस चीज़ से उनकी कार को प्रोटेक्शन मिल सके वो सब चीज़ें अपनी कार पे लगा लेते हैं और 4 कारें होती हैं जिसमें सारे लोग भर के वहाँ से निकल जाते हैं इटली एम्बेसी की तरफ। जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो उन पे प्रदर्शनकारी भी हमला कर रहे होते हैं और जो पुलिस जो आर्मी वाले हुए होते हैं वो शायद प्रदर्शनकारियों के साथ मिल जाते हैं और वो भी उन पे अटैक कर रहे होते हैं। बड़ी मुश्किल से जाके लड़ाई वड़ाई करके वो वहाँ से निकलते हैं और तुरंत इटली एम्बेसी की तरफ पहुँच जाते हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी इटली एम्बेसी के बाहर आ जाते हैं और उन सबकी कारें भी ख़राब हो जाती हैं। और जो कार चेसिंग सीन होता है ना यार, वो मुझे इतना पसंद आया ना, शायद मैंने अभी तक जितनी मूवियाँ देखी हैं उन सब में ये बेस्ट कार चेसिंग सीन था। तो एक बार आप लोग ज़रूर से चेक करें। एम्बेसी वाले और साउथ एम्बेसी वाले अपने आप को एक दूसरे से कवर कर लेते हैं, ज़मीन पे लड़ जाते हैं, ताकि सोमालिया के जो प्रदर्शनकारी होते हैं वो उन पे अटैक ना कर सकें। ये सब देख के जो इटली के एम्बेसी वाले होते हैं वो सोमालिया के प्रदर्शनकारियों पे अपनी बंदूकें तान लेते हैं। इतने में ही वापस से सोमालिया के मिलिट्री वाले भी वहाँ जाते हैं। तो इटली के एम्बेसी उनको चेतावनी देती है, ये इटली की जगह है, अगर तुमने एक कदम भी आगे रखा तो तुम्हें उड़ा दिया जाएगा भाई। तो देख लो, ये सुन के जो प्रदर्शनकारी और साथ में इटली की वो सॉरी अपने सोमालिया की आर्मी होती है वो वहीं की वहीं रुक जाती है डर के मारे और वो उनको छोड़ देती है। इतने में ही इटली एम्बेसी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के लिए। वो जैसे ही उनको अंदर एंटर होते हैं उनको थोड़ी तसल्ली मिलती है कि चलो यार हम सेफ़ है और हम अपने घर वापस जा सकते हैं। कहा जाता है साउथ कोरिया एम्बेसी और नॉर्थ कोरिया एम्बेसी के दोनों को लोगों को एक बस में बिठाकर प्लेन की तरफ ले जाते हैं और प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। वो बाहर की तरफ का सीनरी देखते हैं और आपस में सब लोग खुश होते हैं। उसके बाद प्लेन जो साउथ कोरिया का काउंसलर होता है वो नॉर्थ कोरिया के एक मेंबर से पूछता है कि ये तुम्हारे साथ छोटी बच्ची है, अब तो तुम बड़े खुश होंगे। तो वो आदमी बताता है ये बच्ची मेरी नहीं है, हम जितने भी नॉर्थ कोरियन वाले होते हैं हम अपने सारे बच्चों को जब हम किसी भी डिप्लोमेट कंट्री के थ्रू जाते हैं तो हम अपने बच्चों को प्रियोंग जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है वहाँ छोड़ के आते हैं। ये सुन के साउथ कोरिया वाला थोड़ा वो हो जाता है कि यार कैसे अपने बच्चों को छोड़ के ये यहाँ पे आ रहे हैं। जाता है जनवरी 12, 1991 में मोम्बासा एयरपोर्ट जो कि केनिया में है, वहाँ पे उनका प्लेन लैंड हो जाता है कि जैसे ही प्लेन लैंड हो चुका है इतने में ही जो साउथ कोरिया के काउंसलर होते हैं और जो
एम्बेसडर होता है वो बाहर से देख लेते हैं कि नॉर्थ एरिया की एजेंसी और साउथ कोरिया की एजेंसी दोनों ही साथ खड़े हुए होते हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे, क्योंकि वो आपस में हेट करते हैं। जैसे ही वो देखते हैं, वो नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी को बोलते हैं कि आज से हम तुम्हें नहीं जानते और हमारा समय बस यहीं तक था, अगर हम बाहर गए एक साथ तो वो हमें देशद्रोह का मुकदमा लगा सकते हैं, इससे हमारी जो मेहनत है वो सब टूट जाएगी। कोरिया वाले नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर से कहते हैं कि भाई एक काम करो, पहले हम बाहर जाएंगे, उसके बाद फॉरेनर्स हैं बीच में, फिर बाद में तुम आना, ताकि इन लोगों को हम दोनों पे शक ना हो कि हमारी बातचीत हुई है। ये सीन हमें ये दिखाता है कि दो देशों की दुश्मनी में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ इंसानियत पिस जाती है। जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के जो लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बॉन्ड कनेक्ट कर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो साउथ और नॉर्थ में होते हैं आपस में हंसते खेलते हुए दिखाए गए थे। अब अलग होने का वक्त मायूस हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की आंखों में वो सब आपस में प्यार देखते हैं और एक पिछड़ने का गम भी उनकी आंखों होते हैं। जो साउथ कोरिया के जो बचे हुए लोग होते हैं वो जाके अपने लोगों से मिलते हैं और नॉर्थ कोरिया वाले अपने लोगों से मिलते हैं। साउथ कोरिया वाले बोलते हैं नॉर्थ कोरिया वालों ने तुम्हें बिगाड़ तो नहीं दिया, तुमने उनको कुछ अपने घर की इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दी ना। कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, साउथ वाले नॉर्थ को, लेकिन जो एम्बेसडर होता है वो अपने बच्चों की गर्दन फेर देता है ताकि किसी को पता ना चले कि हम सब इकट्ठे साथ में रहे थे, जिससे बात आगे ना बढ़े और हम दोनों का जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया वाले हैं पीसफुली वापस से अपने देश जाके रह सकें। ये कहानी, और यार ये कहानी का एंड यहीं पे ही ख़त्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी। ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी और एक वन ऑफ माय फेवरेट मूवी में से एक अभी बन चुकी है। इसमें जो वीएफएक्स और जो सिनेमाटोग्राफी का यूज़ किया है ना, वो सच में यार बहुत बढ़िया और लाजवाब काम। एक एक एक्टर ने, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि यार ज़्यादा हो रहा है या फिर स्क्रिप्ट में ढक्कन आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं था। बहुत ही बेहतरीन काम था, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर है। और आप लोगों से भी यही कहता हूँ यार, हिंदू मुसलमान करना मत करना और प्यार से रहो यार, सब अपने ही भाई हैं। बल्कि इंडिया में तो मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी कंट्री है। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो यार पुलिस है हमारे पास, जुडिशरी है, इसका सहारा लो। यही नहीं कि प्रदर्शनकारियों की तरह झंडा लेके निकल जाते हैं एक दूसरे को मारने के लिए। ऐसा मत करो यार। मैं आप सबको ये मूवी हाईली रिकमेंडेड करता हूँ, प्लीज़ एक बार सब लोग ये मूवी देखें। अभी जैसे रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो एट द लास्ट है ना, कुछ नहीं होगा, दोनों सॉल्ट आउट हो जाएगा, लेकिन जो पब्लिक है ना उनको सफ़र करना पड़ेगा, इकोनॉमिक लॉसेस, बिल्डिंग लॉसेस, डेथ। तो आप लोगों को शायद मेरी बात समझ में आ जाएगी। अगर छोटा भाई समझ के कुछ भी गलत बोल दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर देना और एक कमेंट भी कर देना। मैं आपके लिए ऐसे ही मूवी और एनीमे भी लाता रहूँगा। मेरी अभी एनीमे चल रही है बैकेनो, उसका सेकंड पार्ट मैं कल दूंगा। आज मैंने यार मूवी देख ली तो इसका एक्सप्लेनेशन में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, इसलिए कल मैं पक्का बैकानो का एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेके आऊँगा। थैंक यू गाइस मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। बाय बाय।